शेयर्स का सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। रजिस्टर्स को कर देंगे बंद, पेन को कर देंगे बंद। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ सुनना है कुछ देर। इशू ऑफ शेयर्स, अभी तक आपने जो भी बातें करी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करी? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। क्या आपने शेयर्स इशू करे क्योंकि आप पैसा रेज करना चाहते थे। अब आप कर रहे हो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा, कैश के अलावा कह रहा मतलब, कह रहा आपने किसी से कोई मशीन खरीदी तो उसको पैसों की जगह शेयर्स दे दी। आपने किसी से कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने उसको पैसों की, कुछ भी सामान, कोई भी एसेट खरीदा, गुड्स भी, कुछ भी खरीदा, पैसों की जगह शेयर्स दे दिए। या फिर आपने कोई बिजनेस एक्वायर करा, या आपने अंडरराइटर्स अपॉइंट करे थे, उनको अंडरराइटिंग कमीशन में शेयर्स दे दिए, क्या आपके प्रमोटर्स थे, कुछ भी आपको किसी को पेमेंट ड्यू थी, पैसों की जगह आपने शेयर्स दे दिए। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा आपने उनसे कोई बेनिफिट लिया था। कोई डाउट कि क्या केस है? सबसे सबसे सिंपल केस पूरे इशू ऑफ शेयर्स का, सबसे मजेदार सिंपल सी चीज, सिंपल सी कहानी, आज ही शुरू होगी आज ही खत्म हो जाएगी। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर हम कोई एसेट टेक ओवर कर रहे हैं, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, या कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, तो क्या दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा? जिनसे हम एसेट्स खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं उनको? वेंडर। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स में भी है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली 100% सेम कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स में भी है। मैं नहीं कराऊंगा दोबारा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सेम, तो इसलिए ध्यान से कर लेना, आगे का काम आपका कम हो जाएगा। अ कंपनी मे इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एज अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट। आपने कोई एसेट खरीदा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या आपने कोई बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया, या आपने किसी की कोई सर्विसेज ली थी। तो परचेज ऑफ एन एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस एंड इशू ऑफ शेयर्स आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शन। पहली बात तो बता रहा है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब कह रहा है ठीक है। फिर कह रहा है जो परचेज ऑफ एन एसेट और बिजनेस टेकन ओवर एंड इशू ऑफ शेयर्स, कह रहा है दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं। तो बेसिकली दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। पहला स्टेप एसेट परचेज्ड, दूसरा स्टेप सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। पहला स्टेप बिजनेस टेकन ओवर, दूसरा स्टेप सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो ये बता रहा है कि दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस है। एसेट परचेज करना या बिजनेस टेक ओवर करना एक ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन आपकी जो लायबिलिटी अराइज हुई उस वजह से उसको सेटल कर रहे हैं हम थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो दो स्टेप्स में हम सीखेंगे। पहला स्टेप, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, ऑब्वियसली क्रेडिट पे, मतलब पैसे तो नहीं दिए ना अभी, तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। मशीनरी खरीदी, अगर दूसरी पार्टी का नाम दे रखा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी, जो भी नाम दे रखा है। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा? परचेज ऑफ एसेट्स। तो पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर हम आएंगे बिजनेस टेकन ओवर पे। तो एसेट खरीदा, दो ही स्टेप्स होते हैं। पहला एसेट खरीदा, दूसरा सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। कोई भी डाउट? ठीक है। एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। एसेट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। वेंडर क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड। कह रहे इंडिविजुअली, कह रहे मतलब, कह रहे फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। कह रहे लैंड भी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अलग से डेबिट होगा। जो जो एसेट्स हैं वो सब अलग अलग डेबिट होंगे अगर मल्टीपल एसेट्स हैं तो। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है एसेट्स परचेज्ड, तो आप सन्ड्री एसेट्स लिखोगे, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। दो स्टेप्स हैं, पहला परचेज ऑफ एसेट, दूसरा सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। पहली एंट्री क्लियर? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एसेट परचेज्ड।
तो एंट्री हो गई फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। कोई भी डाउट? दूसरा स्टेप होगा सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर। आप उसको पैसे दे रहे हो तो वेंडर डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। नॉर्मली कंपनीज में सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू होती हैं, तो कुछ मेंशन नहीं है तो आप बैंक अकाउंट यूज करेंगे, वेंडर टू बैंक अकाउंट। अगर पैसे दे दिए तो बात है कि अब पैसे नहीं दिए, हमने शेयर्स दिए हैं, तो वेंडर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स पार पे भी हो सकते हैं और प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पार पे, मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं, तो मैं आपको कितने शेयर्स दूंगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000 शेयर्स दूंगा। लेकिन यही अगर वो शेयर प्रीमियम पे रहा हो, 100% प्रीमियम, 20 रुपए का शेयर हो, तो मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं, शेयर 10 रुपए का है, बट 10 रुपए का प्रीमियम पे है, तो मैं आपको 10,000 शेयर्स दूंगा या 5,000 शेयर्स में मेरा काम हो जाएगा? कम शेयर्स में काम हो जाएगा। मैंने आपके 100 रुपए, मैंने आपके 10,000 रुपए देने हैं, मेरे पास 2-2 हजार के नोट हैं, तो कितने नोट दूंगा? 5। यही नोट अगर 500 रुपए का है तो मुझे 20 देने पड़ेंगे। तो जो चीज की वैल्यू जितनी ज्यादा है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स उतनी कम देनी पड़ेंगी। सिंपल लॉजिक कि शेयर अगर प्रीमियम पे है तो कम शेयर में आपका काम हो जाएगा। पॉइंट वो नहीं है कम या ज्यादा, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं उसको? परचेज कंसिडरेशन, कि आपने कितने का खरीदा। बट आगे जाके आप सीखेंगे कि बेटर फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल। वाई बेटर फॉर्मूला? वो होता है परचेज कंसिडरेशन थी 10 लाख, लेकिन अगर उसमें से 4 लाख मैं पेमेंट कर चुका हूँ ऑन द स्पॉट, तो जो शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए 6 लाख यूज करूं या 10 लाख? 10 लाख का मशीन था, 4 लाख मैंने चेक में पेमेंट कर चुका हूं, मैं बाकियों के लिए शेयर्स दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे उसके लिए मैं 6 लाख कंसिडर करूंगा या 10 लाख? जो अमाउंट पेबल है वही तो कंसिडर करूंगा। तो आगे जाके आप सीखेंगे जब आप एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कंसिडर किया जाएगा? अमाउंट पेबल टू द वेंडर। तो अगर कोई पैसे नहीं दे रहे, सब शेयर्स है, तो परचेज कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू द अमाउंट पेबल। वरना परचेज कंसिडरेशन होता है ट्रांजैक्शन, अग्रीड प्राइस क्या था, कितने का खरीदा आपने। कोई डाउट? और जब मैं बोल रहा होता हूं ना तो ये सब मत किया करो। पहले एसेट परचेज करें, दूसरा होता है क्या? सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, इशू ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको शेयर्स दिए, शेयर्स में भी इशूड एट पार और शेयर्स में भी इशूड एट प्रीमियम। अगर शेयर्स पार पे थे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स है, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स है, वेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कुछ मेंशन नहीं है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। बट अगर शेयर्स प्रीमियम पे है तो बेटा वेंडर को तो उतने ही पैसे मिलेंगे जितने उनको देने हैं हमने, तो वेंडर तो उतने से ही डेबिट होगा जो मेरी लायबिलिटी थी। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरा कम नंबर ऑफ शेयर्स में काम हो गया क्योंकि जो मेरी कंपनी के शेयर्स थे वो प्रीमियम पे थे। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो 2 ही एंट्रीज हैं, ठीक है ना? अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एसेट टेकन, एसेट परचेज, ठीक है ना? परचेज ऑफ एसेट्स। स्टेप 1, at the time of purchase of an asset, at the time of purchase of an asset, तो एंट्री क्या होगी? जो भी एसेट है आपका, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, टू वेंडर। अगर नाम दे रखा है तो नाम आएगा, ठीक है ना? स्पेसिफाई द नेम if given. Okay, so step 1 asset purchase. Step 2 settlement of liability. Settlement of liability through issue of shares.
क्या जरूरी है कि जो लाइबिलिटी है वो शेयर्स के थ्रू ही सेटल होगी? नो, वो तो और भी हो सकती है। मैं आपको एंट्री सिर्फ शेयर्स की बता रहा हूँ। तो क्या एंट्री होगी? वेंडर डेबिटेड टू, कुछ मेंशन नहीं है तो शेयर कैपिटल, स्पेसिफाइड है इक्विटी तो इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, to securities premium if shares are issued at premium. Securities premium if shares are issued at a premium. कोई भी डाउट? इजी? अगर सिर्फ बार पे हुआ तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, पहली एंट्री तो कॉमन है, ये तो कॉमन एंट्री है। जब हमने एसेट परचेज करा, हम लाइबिलिटी सेटल कैसे करने वाले हैं, पैसे देंगे, बिल्स एक्सेप्ट करेंगे, शेयर देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहली एंट्री तो कॉमन है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। फिर बात आती है स्टेप 2, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। उसमें अगर पार पे है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई डाउट? वर्किंग नोट में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हमने, क्योंकि वो आपको नरेशन में दिखाना पड़ेगा। चाहे अमाउंट दिख रहा है 1 लाख देने तो 1 लाख दे दिए सर, क्या फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं नरेशन में लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना मैंडेटरी होगा। ओके, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी। पूरे शेयर्स का ना सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, सबसे स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।